नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रमों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल प्रतिरक्षण को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं प्रतिरक्षा से। हम कई कार्यों को एवं गतिविधियों को संपादित करते हैं, जिसके लिए हम श्वास लेते हैं, जल ग्रहण करते हैं एवं भोजन ग्रहण करते हैं। यदि कोई वह कारक या रोगाणु वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से या भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए तो वह हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर सकता है, कोई व्याधि उत्पन्न कर सकता है। चूंकि हम कार्य या गतिविधियों को निरंतर संपादित करते हैं, साथ ही हम वातावरण में भी ससेप्टेबल होते हैं। इस वजह से हर क्षण इस बात की संभावना होती है कि कोई वह कारक या रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है, और यदि ऐसा है तो हमारा शरीर हर समय जो है रोगग्रस्त होने की संभावना से ग्रस्त होगा। परंतु हमारे शरीर में कोशिकाओं का, ऊतकों का या ग्रंथियां एवं सरल द्रव्यों से मिलकर एक ऐसा तंत्र होता है जो कि हमारे शरीर में प्रवेश किए हुए किसी भी बाह्य कारक या रोगाणु से लड़ाई करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं या इम्यून सिस्टम कहते हैं। इस तरीके से शारीरिक प्रणाली जिसमें कुछ कोशिकाएं, ऊतक या ग्रंथियां एवं तरल द्रव्य सम्मिलित होते हैं, ये वाह कारकों या रोगाणु, विषाणु, जीवाणुओं से न केवल शरीर की रक्षा करते हैं बल्कि बीमारियों को उत्पन्न होने से रोकते हैं एवं उन वाह कारकों को निष्क्रिय करते हैं। उसे क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली कहा जाता है। इसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी एक जैविक प्रक्रिया है जो कि संक्रामक बीमारी या अन्य वांछित जैविक हमलावरों के लिए पर्याप्त जैविक रोग प्रतिरोध होने की क्या होती है, स्थिति होती है। यह सबसे सामान्य परिभाषा। प्रतिरक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे शरीर की विभिन्न कारकों से या रोगाणुओं से सुरक्षा करती है तथा रोगों को ना होने देती है। उसे ही क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा कहा जाता है। अब हम समझेंगे यहाँ पर प्रतिरक्षण। दरअसल प्रतिरक्षण से तात्पर्य शरीर की अपनी समग्र क्षमता। तो प्रतिरक्षण से तात्पर्य शरीर की अपनी समग्र क्षमता से है, जिसके माध्यम से शरीर वाह कारकों जैसे जीवाणुओं, विषाणुओं से शरीर को स्वयं को क्या करता है, शरीर स्वयं को सुरक्षा प्रदान करता है। उसको ही प्रतिरक्षण कहा जाता है। जो प्रतिरक्षण है या रोधक क्षमता है, ये विशिष्ट और गैर विशिष्ट दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला हो जाएगा गैर विशिष्ट प्रतिरक्षण। तो गैर विशिष्ट प्रतिरक्षण जो है वो प्रतिजनी विशिष्टता भी कहलाती है, जो कि रोगजनों के लिए बाधाओं या एलिमिनेटर्स के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। अर्थात जैसे ही कोई बाह्य कारक हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाएं, तरल पदार्थ जो है बाधाओं या एलिमिनेटर्स के रूप में उनको शरीर में प्रवेश करने से रोकती हैं, और जिसे गैर विशिष्ट प्रतिरक्षण कहा जाता है। दूसरा हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरक्षण। विशिष्ट प्रतिरक्षण जो प्रणाली है, इसमें जो अन्य घटक होते हैं वो खुद को हर बीमारी के अनुकूल बना लेते हैं। और जब अनुकूलन हो जाता है तो उस स्थिति में रोगजन विशिष्ट जो रोग क्षमता है वो उत्पन्न हो जाती है। अब हम यहाँ पर जो प्रतिरक्षा है या इम्यूनिटी है, इसके प्रकारों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो प्रतिरक्षा है या इम्यूनिटी, ये दो प्रकार की होती है। एक हो जाएगा यहाँ पर नेचुरल इम्यूनिटी, या जिसको प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या जिसको
जिसको राइट जिसको हम उपार्जित प्रतिरक्षा भी कहते हैं, राइट। तो एक हो जाएगी यहाँ पर प्राकृतिक प्रतिरक्षा हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी यहाँ पर उपार्जित प्रतिरक्षा। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा या नेचुरल जो है इम्यूनिटी। हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं, कुछ ग्रंथियां, कुछ ऊतक एवं कुछ तरल पदार्थ जो हैं वो प्राकृतिक प्रतिरक्षा के जिम्मेदार होते हैं और ये हमारे शरीर में जन्म से ही मौजूद होते हैं, अर्थात प्राकृतिक रूप से ही हमारे शरीर को नेचुरल इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। और ये जो तंत्र है या इम्यून सिस्टम है ये दरअसल एक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में कोई भी बाह्यकारक या रोगाणु प्रवेश करता है, राइट, तो उसको या तो शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं या शरीर में उसके संक्रमण को रोकते हैं, राइट। और ये जो नेचुरल इम्यूनिटी है इसमें जो अवरोधक है उनको भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला हो जाएगा शारीरिक अवरोधक, राइट। हमारे शरीर पे त्वचा पाई जाती है एवं हमारे जो आंतरिक अंग हैं उनके ऊपर एपिथेलियम की जो है वो परत पाई जाती है, एपिथेलियम ऊतकों की परत पाई जाती है। और जो त्वचा है या एपिथेलियम की परत है ये रोगाणुओं या बाह्यकारकों को हमारे शरीर में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न करती है। दूसरा हो जाएगा कारकीय अवरोध हो जाएगा। हमारे शरीर में बाई चांस अगर कोई भी बाह्यकारक प्रवेश कर लेता है तो जो लाइसोजाइम है या अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये उन बाह्यकारकों को निष्क्रिय कर देते हैं। फिर तीसरा हो जाएगा यहाँ पर कोशिकीय अवरोध हो जाएगा। हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि संक्रमण को रोकने के लिए या बाह्यकारकों से लड़ती हैं, राइट, और उनका भक्षण करती हैं। जैसे WBC हो जाएंगी, लिम्फोसाइट हो जाएगी या न्यूट्रोफिल साइटोकाइन हो जाएगा। और कुछ ऐसे जो अवरोध भी उत्पन्न करते हैं जैसे इंटरफेरॉन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हो गई प्राकृतिक प्रतिरक्षा। अब हम यहाँ पर उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी से तात्पर्य उस इम्यूनिटी से होता है जिसको हमारे शरीर के द्वारा जीवन काल के दौरान विकसित किया जाता है, राइट। तो जीवन काल के दौरान जो इम्यूनिटी उपार्जित हम करते हैं उसको ही उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको हम निम्न माध्यमों से क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। जैसे पहला क्या हो जाएगा, आरक्षिता के माध्यम से भी हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, टीकाकरण के द्वारा। इसके साथ ही जो उपार्जित प्रतिरक्षा है उसके 2 प्रकार होते हैं, एक सक्रिय प्रतिरक्षण हो जाएगा और दूसरा निष्क्रिय प्रतिरक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पर हो सकता है 3 नंबर से प्रतिरक्षा पर प्रश्न पूछ लिया जाए, प्रतिरक्षण पर प्रश्न पूछ लिया जाए, या प्रतिरक्षा के जो प्रकार हैं उन पर 11 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि प्रतिरक्षा के प्रकारों का वर्णन करिए। या फिर हो सकता है 5 नंबर में या 11 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है कि सक्रिय प्रतिरक्षण से क्या तात्पर्य है या निष्क्रिय प्रतिरक्षण से क्या तात्पर्य है, या जो उपार्जित प्रतिरक्षा है उसको टीकाकरण के द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से कई जो प्रश्न हैं वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जीवन काल के दौरान जो इम्यूनिटी हम गेन करते हैं उसको ही उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। और ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा है उसको हम इन 2 माध्यमों से गेन कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। पहला क्या हो जाएगा, आरक्षिता के माध्यम से। देखिए, जब हमारा शरीर किसी बाह्यकारक या किसी रोगाणु के संपर्क में आने से संक्रमित हो जाता है, राइट, तो उसके बचाव में हम जो भी प्रयास करते हैं उससे जो प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है, राइट, प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है उसे ही क्या कहते हैं हम यहाँ पर अलक्षिता के माध्यम से एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और ये क्या है, एक प्राकृतिक
विधि होती है। राइट, दरअसल हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है वो किसी भी बाहकारक से या किसी भी रोगाणु से लड़ने की क्षमता रखता है। अंतर केवल इस बात का है कि यदि शरीर में जो वाह कारक है उसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है तो जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो उस संक्रमण को नियंत्रित नहीं कर पाती है, और इस वजह से कई बार व्यक्ति अधिक जो है रोगग्रस्त हो जाता है या कई बार उसकी जान भी चली जाती है। राइट, तो जो आरक्षिता के माध्यम से जो उपार्जित प्रतिरक्षण होता है वो एक प्राकृतिक विधि है, और जब हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है या हमारे शरीर में किसी रोगाणु या वाह कारक के वजह से संक्रमण हो जाता है और उस संक्रमण से निपटने के लिए हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडीज बनाता है, और उन एंटीबॉडीज से जो इम्यूनिटी प्राप्त होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। राइट, अब दूसरा हो जाएगा यहाँ पर टीकाकरण द्वारा हो जाएगा। अब ये जो कोरोना महामारी है उसकी वजह से ये टॉपिक तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पर प्राकृतिक विधि से भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ सकती है, और दूसरा क्या हो जाएगा, टीकाकरण द्वारा। अब समझिए क्या होता है कि जैसे कोई वाह कारक हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो वो हमारे शरीर को संक्रमित करेगा। अब अगर हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है उसके खिलाफ लड़ाई करता है, एंटीबॉडीज बनाता है और संक्रमण को यदि नियंत्रण कर लेता है तो व्यक्ति को कोई भी जो है नुकसान नहीं होगा। और ये कई बार कोरोना के केसेस में होता है। जब कोई व्यक्ति कोरोना से हल्का संक्रमित होता है तो उसका खुद इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है और वो एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है वो प्राप्त कर लेता है और उसको सामान्य सर्दी जुकाम जो है वो हो पाता है। अगर हम मान लेते हैं कि क्या है कि कोरोना का जो है, जैसे कोरोना का जो वायरस है वो किसी व्यक्ति के प्रवेश में किया, लेकिन उसने अचानक से इतना ज़्यादा संक्रमण फैलाया कि उसको सांस लेने में तकलीफ जाने लग गई, तो इस स्थिति में उसकी जान भी जा सकती है। और इस स्थिति को रोकने के लिए हम टीकाकरण का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं या वैक्सीन का निर्माण करते हैं। वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन निष्क्रिय या कमजोर जो रोगजनक है उसके उत्पाद ही होती है। तो निष्क्रिय कमजोर जो रोगजनक है, राइट, उसके माध्यम से ही जो है वो वैक्सीन बनाई जाती है, टीका बनाया जाता है। राइट, और जैसे ही व्यक्ति के शरीर में टीका लगाया जाता है तो जो विशेष रोगजनक है, जैसे कोरोना वायरस, कोरोना की जो वैक्सीन है उसमें निष्क्रिय कोरोना वायरस या बहुत ही वीक कोरोना वायरस वैक्सीन में डाला जाता है। तो जैसे ही टीका लगेगा वो जो विशेष रोगजनक है उसके विरुद्ध हमारी जो इम्यून सिस्टम है नेचुरल, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और एंटीबॉडीज का क्या होगा, निर्माण होगा। भविष्य में जब कभी कोई व्यक्ति कोरोना से क्या होगा, संक्रमित होगा या बीमारी से संक्रमित होगा तो हमारे शरीर में पहले ही प्रतिरक्षा प्रणाली ने उसके लिए जो एंटीबॉडी बना के रखी हैं वो क्या हो जाएंगी, उसको जो है उसके अनुसार पुनः जो है इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और एक तरीके से हमारा शरीर उस बीमारी के लिए पहले से ही क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। इस वजह से जैसे ही उस बीमारी के संक्रमण में हम आएंगे तुरंत की तुरंत हमारा जो शरीर है उसमें पहले से ही एंटीबॉडीज हैं वो पर्याप्त मात्रा में होंगी तो हमारा शरीर अधिक संक्रमित नहीं हो पाएगा। राइट, इसके साथ ही जो टीके हैं उनसे जो सुरक्षा मिलती है, राइट, और सुरक्षा की जो अवधि होती है वो टीकों के मामलों में अलग अलग होती है। राइट, हो सकता है कि किसी बीमारी के लिए एक टीका लगे, किसी के लिए 2 डोज लगे और हो सकता है किसी के लिए बूस्टर डोज भी दिया जा सके। जैसे उदाहरण के तौर पर जो है डिप्थीरिया है, कुकर खांसी है, टिटनेस है, इन रोगों के मामलों में जो है प्रतिरक्षा के लिए बूस्टर डोज भी जो है वो दिया जाता है। तो बच्चों को शुरुआती दौर में ही ये सभी बीमारियों के जो है वैक्सीन लगा दी जाती हैं और अतिरिक्त जो है लंबे प्रभाव के लिए जो इम्यून सिस्टम कार्य करे उसके लिए उनको बूस्टर खुराक भी दिया जाता है। जैसे कोरोना काल में जिन देशों में दोनों डोज लग चुके हैं उसमें बूस्टर खुराक की भी जो है वो प्रचलन हो रहा है। राइट, अब यहाँ पर हमने देखा था कि जो
एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है सक्रिय और एक दूसरा क्या होता है, निष्क्रिय प्रकार का होता है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं पहला कौन सा हो जाएगा, सक्रिय प्रतिरक्षण या एक्टिव क्या हो जाएगा, इम्यूनाइजेशन हो जाएगा। राइट, तो एक्टिव का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हमारे शरीर में रोग फैलता है, राइट, तो उस बैक्टीरिया या वायरस का प्रयोग कर हम क्या करते हैं, वैक्सीन तैयार कर लेते हैं और वैक्सीन के माध्यम से उस निष्क्रिय या बहुत ही कमजोर वायरस को, बैक्टीरिया को हमारे शरीर में डाला जाता है और उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में क्या होती है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जिससे ही एंटीबॉडीज बन जाते हैं और उससे हमारा शरीर उस बीमारी के लिए क्या हो जाता है, इम्यून हो जाता है और इसे ही क्या बोला जाता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन बोला जाता है। जैसे पोलियो, टीबी, खुकर खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, खसरा, हेपेटाइटिस बी और कोविड-19 के जो टीके हैं, ये जब टीके जो हैं लोगों को लगाए जाते हैं तो उससे एक्टिव इम्यूनाइजेशन या एक्टिव इम्यून सिस्टम जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अब दूसरा हो जाएगा यहाँ पर पैसिव इम्यूनाइजेशन हो जाएगा। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन को हम यहाँ पर समझते हैं, राइट। तो दूसरा हो जाएगा यहाँ पर निष्क्रिय या पैसिव क्या हो जाएगा, इम्यूनाइजेशन हो जाएगा, राइट। जब किसी भी क्षेत्र विशेष में कोई भी बीमारी फैलती है, राइट, तो उसके लिए टीकाकरण ही उसकी रोकथाम होती है। परंतु यदि किसी कारणवश से उस क्षेत्र विशेष में या तो टीका विकसित हुआ नहीं है या फिर टीका उपलब्ध नहीं है, राइट, इस स्थिति में उस व्यक्ति को उस बीमारी से बचाने के लिए, राइट, उस बीमारी से बचाने के लिए तत्काल प्रतिरक्षण के लिए कई रोगों के जो इम्यूनोग्लोबिन है, राइट, वो उस व्यक्ति को दिए जाते हैं। जैसे आपने प्लाज्मा थेरेपी का नाम सुना होगा, राइट। जो लोग कोविड से रिकवर हो चुके हैं, जाहिर सी बात है उनमें कोरोना के खिलाफ नेचुरल एंटीबॉडी होंगी और अगर हम प्लाज्मा के माध्यम से जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है अगर उसको प्लाज्मा दें तो वो नेचुरल इम्यूनिटी भी उस व्यक्ति में पहुंच जाएंगी, जिससे उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, कोरोना से जान बच जाएगी। तो आपने ये इसके बारे में जरूर सुना होगा। दरअसल वो जो है वो इम्यूनोग्लोबिन हम उन्हीं को कहते हैं। तो तत्काल प्रतिरक्षण के लिए हम उसके इम्यूनोग्लोबिन जो है वो उस रोगी व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट करा देते हैं, राइट। और जैसे ही वो इम्यूनोग्लोबिन उस व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट होते हैं तो उन रोगों से जो भी वयस्क हैं या जो भी बच्चे हैं या जो रोगी हैं उनको भी जो है वो बचाया जा सकता है, राइट। और इनको पहले से ही जो है तैयार करके रखा जाता है और इसका जो असर है वो तत्काल जो है शुरू हो जाता है। परंतु इनकी एक खामी है कि इनका तत्काल जो असर वो शुरू भी होता है और ख़त्म भी हो जाता है। जैसे टिटनेस या रेबीज के जो एंटॉक्सिन है या इम्यूनोग्लोबिन है वो लैब में पहले से ही तैयार किए जाते हैं, ताकि अगर कोई किसी व्यक्ति के शरीर में टिटनेस का या रेबीज का अगर संक्रमण फैलता है तो उसको इम्यूनोग्लोबिन जो है वो दिया जा सकता है, राइट। अब हम यहाँ पर समझते हैं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी क्या हो जाएगा, हस्तक्षेप हो जाएगा, या प्रतिरक्षण के क्षेत्र में तकनीकी हस्तक्षेप हो जाएगा, राइट। तो दरअसल यहाँ पर फिर अगर आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को कंपेयर करें तो हिंदी मीडियम में कहा गया कि प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी हस्तक्षेप, राइट। वहीं इंग्लिश में ये कहा गया है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी, राइट। तो एक तरीके से प्रतिरक्षण के क्षेत्र में जो भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, ये जो भी वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, जो भी कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, उनका हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे, राइट। तो प्रतिरक्षा के क्षेत्र में या प्रतिरक्षण के क्षेत्र में जो तकनीकी हस्तक्षेप है हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ये जो प्रश्न है ये 11 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अब हमारे अगर हम देखें तो जो बीमारियां हैं, राइट, एक तो गैर संक्रामक बीमारियां हो जाएंगी
और दूसरी हो जाएंगी संक्रामक बीमारियां। जो संक्रामक बीमारियां हैं वो किसी न किसी वाहक के माध्यम से कई लोगों तक संचरित होती हैं और बड़े जन समुदाय को क्या करती हैं, बीमार या रोगग्रस्त कर देती हैं। और उन बीमारियों से निजात पाने के लिए या निदान के लिए जो है इम्यून सिस्टम के क्षेत्र में कई इन्वेंशंस हुए हैं और कई इन्वेंशंस चल रहे हैं। कई तकनीकी हस्तक्षेप पर जो है वो अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, जिसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहला तो क्या हो जाएगा कि जो इम्यूनाइजेशन है या प्रतिरक्षण का क्षेत्र है ये काफ़ी क्या है, विस्तृत है। तो इम्यूनाइजेशन का जो क्षेत्र है ये काफ़ी क्या है, विस्तृत है। और इसके प्रयोग के माध्यम से या प्रतिरक्षण के माध्यम से नागरिकों ने या हमने कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। और प्राचीन समय में या कई समय पर जो भी जानलेवा बीमारियां उत्पन्न हुई थी, कई महामारियां भी आई और उन महामारियों से निपटने के लिए वर्तमान समय में हमने कई औषधियों एवं कई टीकों का निर्माण कर उनसे रक्षण कर लिया है। तो प्रतिरक्षण के क्षेत्र में कई जानलेवा जो बीमारियां हैं, चाहे वो कई जानलेवा बीमारियां हैं, उनका हमने औषधियां भी बना ली हैं और उनका टीकों का भी निर्माण कर लिया है। इसके साथ ही हमारे शरीर में बनने वाले जो महत्वपूर्ण हार्मोन हैं या फिर रोग प्रतिजैविक जो प्रोटीन है या उत्तम गुणवत्ता वाले जो टीके हैं, उनके उत्पादन के लिए जो विशिष्ट रसायन हैं, उनके क्षेत्र में भी हमने कई आविष्कार किए हैं और हमने महारत हासिल कर ली है। और वर्तमान समय में हम कई जानलेवा बीमारियों को बहुत ही कम खर्च पर जो है उनका इम्यूनाइजेशन के लिए हम उनके टीकों को तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही जो रोटा वायरस है या अतिसार के लिए जो कोडेडेट वैक्सीन का स्ट्रेन है उसका पेटेंट भी भारत सरकार ने करा लिया है और उससे निदान के लिए फील्ड परीक्षणों के लिए जो प्रोटोटाइप है वो भी विकसित हमने कर लिए हैं। इसके साथ ही भारत अमेरिका टीका क्रियान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत जो वायरल हेपेटाइटिस बी और सी है, राइट, हेपेटाइटिस बी और सी, इसके साथ ही हैजा, तपेदिक, रोटा वायरस, अतिसार, टाइफाइड, पोलियो, राइट, इसके उपचार के लिए भी भारत सरकार और अमेरिका सरकार संयुक्त मिलकर WHO के तत्वाधान में यहाँ पर कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं एवं इम्यूनाइजेशन जो है वो बहुत ही तेजी से इनके निवारण के लिए चल रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 1900 का जो दशक था उसमें एड्स भी बड़ी भयंकर बीमारी मानी जाती थी। जैसे वर्तमान समय में हम कोरोना को लेकर चिंतित हैं, वैसे ही एड्स भी बहुत तेजी से फैलने वाली संक्रामक बीमारी थी। हालांकि बाद में प्रचार प्रसार के माध्यम से, राइट, जागरूकता लाकर इसको भी नियंत्रित किया गया है और एड्स के इलाज के लिए जो स्वदेश प्रणाली है, राइट, उसको विकसित करके उद्योगों को जो है सौंप दिया गया है ताकि बड़ी मात्रा में जो किट है, राइट, या एलिसा प्रणाली है या सिरेमिक मोनोक्लोनल रिजेंट है या वेस्टेड इम्यूनोब्लास्ट एरे है, इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके और ये जन सामान्य के लिए उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही कई संक्रामक बीमारियां जैसे तपेदिक हो जाएगा, फाइलेरिया हो जाएगा, टाइफाइड, राइट, लेगमेनियासिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी और सी, रेवीज हो जाएगा, अमीबियासिस हो जाएगा, सेरेब्रल हो जाएगा, मलेरिया, राइट, टोक्सोप्लाज्मोसिस हो जाएगा, राइट, एस्परजेसिस की जांच हेतु रसायन एवं आणविक जांच केंद्र जो है वो विकसित किए जा चुके हैं, जहां पर हम कम समय पर बहुत ही बड़े पैमाने पर परीक्षणों के माध्यम से इन बीमारियों की जांच कर सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप जो तपेदिक केंद्र है वो नई दिल्ली में है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसके साथ ही जो केंद्रीय औषधि संस्थान जो कि कहाँ पर है, लखनऊ में है एवं आगरा में तपेदिक के निदान के लिए PCR आधारित जो है संयुक्त रूप से परीक्षण प्रणाली विकसित की गई है। इसके साथ ही केंद्रीय दवा अनुसंधान केंद्र लखनऊ द्वारा, राइट,
लिस्बेरियासिस के निदान के लिए विकसित किट का जो है वो विपणन किया जा रहा है, ताकि ये जो विकसित किट है ये जन सामान्य में बहुत ही सस्ते दाम पर पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों का जो है इसको लाभ मिले। राइट। इसके साथ ही हमारे देश की कई महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि कहाँ पर है, पुणे में है। फिर सेंटर फॉर बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी जो कि कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ये हेपेटाइटिस ए के लिए एंटी आईजीएम एलिसा किट तथा एस्परजेफेसिस के लिए एंटीबॉडी का पता लगाने का जो किट है वो भी इन्होंने क्या कर लिया है, विकसित कर लिया है, जिसकी वजह से अब जो हेपेटाइटिस ए है उसके संक्रमण को बहुत ही आसानी से उसका परीक्षण किया जा सकता है। राइट। और उस किट का भी जो है, इस किट के माध्यम से इस बीमारी के निवारण में ये किट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही जो जर्म प्लाज्म के संरक्षण है या सूक्ष्म परिवर्तन के लिए जो इनेचिस्ट्रो अध्ययन है तथा कैंसर रोधी यौगिक टेक्सोल के उत्पादन के लिए जो 10D एसिटिल वैंकारिन जिसको DAV कहते हैं, जैसे टैक्सून व्युत्पन्नों के लिए जैव रूपांतरण पहलुओं पर कुल 5 परियोजनाएं भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई हैं। राइट। और कई तकनीकों के द्वारा भी इम्यूनाइजेशन को बढ़ाने के लिए जो प्रतिजैविकों हैं जैसे एंटीबायोटिक हैं या टीके हैं या एंजाइम हैं, इनका भी निर्माण किया जा रहा है। और कई संक्रमण बीमारियां हैं उनका प्रतिरक्षण के वजह से हमने उनको नियंत्रण कर लिया है। फिर अगला अगर हम देखें यहाँ पर तो प्रतिरक्षण का चिकित्सा के क्षेत्र में जो है व्यापक निर्माण एवं उपयोग किया जा रहा है और इसका प्रतिरक्षण के माध्यम से ही हम उन्नत एवं सस्ती जो है औषधियों का निर्माण कर पा रहे हैं, वृद्धि हार्मोन को मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, एंजाइमों का निर्माण हो जाएगा। फिर संक्रामक रोगों को रोकने के लिए जो प्रतिरोधी औषधियां हैं या सबसे महत्वपूर्ण जो है टीकों का निर्माण, और जिसमें चाहे कोरोना की वैक्सीन हो, कैंसर की वैक्सीन हो, राइट, DNA तकनीक के द्वारा उत्पादित की जा रही हैं। राइट। और जो आनुवांशिक बीमारी है उनके रोकथाम के लिए भी जो है वो ये जो है बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से व्यापक तौर पर जो है प्रतिरक्षण का संक्रामक रोगों की रोकथाम में प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही जो आणविक जीव विज्ञान है और पुनर्संरचना तकनीकों की मदद से हैजे का जो टीका है वो भी विकसित किया जा चुका है। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि कई ऐसी संक्रामक बीमारियां जिन्होंने बड़े पैमाने पर जनसामान्य को प्रभावित किया, लाखों की संख्या में लोगों की जान चली गई, परंतु हमने इम्यूनाइजेशन की मदद से, राइट, और नए आविष्कारों के साथ में कई संक्रामक बीमारियों के लिए जो है टीके विकसित कर लिए हैं, राइट, प्रतिरोधक दवाएं विकसित कर ली हैं, जिसके माध्यम से न केवल हम उन बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि क्षेत्र विशेष से उनको उन्मूलित भी कर सकते हैं। परंतु आज भी कई ऐसी बीमारियां हैं, जैसे एक एड्स हो जाएगी और दूसरा क्या हो जाएगा, कोविड-19 हो जाएंगे, राइट। इनके लिए अभी तक कोई कारगर जो है उपाय नहीं आ पाया है, राइट। एड्स के लिए तो हम जो है परीक्षण के माध्यम से और जो हमारी परंपरागत शैली है उसके माध्यम से हम इलाज करते हैं, राइट। वहीं कोविड-19 का वैक्सीन तो वर्तमान समय में जो है विकसित भी किया जा चुका है और लोगों को 2 डोजेस भी दिए जा चुके हैं, लेकिन कोरोना के भी नए नए जो स्ट्रेन हैं उसमें जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो कितनी इफेक्टिव है, ये भी भविष्य में इसके बारे में हमको कई जो है मिलेंगे। इसके साथ ही कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो भी बीमारी को पूरी तरीके से रोकने में असफल साबित हुई है। हालांकि इन जो है प्रतिरक्षण के क्षेत्र में कोविड-19 के टीकों ने बहुत बड़े पैमाने पर जो है इसका असर किया है और यही वजह है कि दूसरी लहर के पश्चात दुनिया में लगातार कोविड-19 के केसेस कम हो रहे हैं, राइट। अब हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पर प्रतिरक्षण या इम्यूनाइजेशन से। दरअसल हमारे टॉपिक में ही यहाँ पर मौजूद है
प्रतिरक्षण या इम्यूनाइजेशन। इसीलिए हो सकता है कि टीके से कोई भी एक विशेष जो प्रश्न है 5 नंबर का 11 नंबर का जो है वो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर वैक्सीन क्या होती है, कैसे उसका उत्पादन किया जाता है, कौन कौन से चरण होते हैं, उसको हम यहाँ पर बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। और दरअसल ये एक करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक भी है, इसीलिए वैक्सीन से संबंधित 5 नंबर या 3 नंबर या 11 नंबर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी अधिक है। राइट, सबसे पहली चीज तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो वैक्सीन है, राइट, वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम का एक क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। अर्थात वैक्सीन की वजह से हम किसी भी बीमारी को जो है संक्रमित होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो वैक्सीन्स हैं वो संक्रमण बीमारियों के संक्रमण को रोकने के लिए एक कारगर उपाय माने जाते हैं। तो जितनी भी जो संक्रामक बीमारियां होती हैं उनके विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता या इम्यूनिटी को विकसित करने के लिए जो है ड्रॉप्स के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से या दवा के माध्यम से जो है वो वैक्सीन्स दी जाती हैं। राइट, और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, टीकाकरण या वैक्सीनेशंस कहा जाता है। तो टीका या वैक्सीन जो है किसी भी संक्रमण रोग को रोकने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए एक क्या है, दवा है, ड्रॉप्स है या इंजेक्शन है। राइट, और उससे हम संक्रामक बीमारी को रोक सकते हैं और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। इसके साथ ही जो जितने भी संक्रामक बीमारियां हैं जिनसे लाखों की संख्या में लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, उनको रोकने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। राइट, इसके साथ ही हम निवेश के तौर पर अगर हम हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहें तो जो वैक्सीन्स हैं वो हेल्थ में निवेश करने का सबसे कम लागत का सबसे क्या है, प्रभावी उपाय माना जाता है। राइट, इसके साथ ही जो टीकाकरण है वो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है और इससे जो सूक्ष्म जीव जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं और संक्रमण जो है वो शरीर में फैलता नहीं है। टीके की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि एक बार अगर आप टीका लगवा लेते हैं तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसके दिए जाने के पश्चात भी हमारा जो स्वास्थ्य विचारधारा है या हेल्थ बिहेवियर है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन जो है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कारगर तरीका तो है, लेकिन फिर भी ये वैक्सीनेटेड व्यक्ति को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए अगर हम देखें तो विशेष जो है जीवन पद्धति में बदलाव की आवश्यकता तो नहीं होती है, परंतु कई बीमारियों के मूल जो है उन्मूलन के लिए विशेष परिवर्तन की आवश्यकता भी होती है। अब हम यहाँ पर जो है वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे और ये भी 11 नंबर में पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। राइट, तो जो वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया है, वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी चरणबद्ध होती है और हर एक चरण में जब सफलता हासिल होती है तो दूसरे जो है चरण में प्रवेश किया जाता है और एक लंबे समय के बाद में वैक्सीन क्या होती है, विकसित होती है। तो यहाँ पर हम वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझेंगे, जिसका पहला चरण होता है शोध एवं अनुसंधान। फिर क्या हो जाएगा, विनिर्माण। राइट, शोध एवं अनुसंधान हो जाएगा। राइट, फिर नैदानिक पूर्व या क्लिनिकल ट्रायल होता है, फिर नैदानिक परीक्षण होता है, फिर उसके बाद में नियामक समीक्षा होती है और फिर जाकर उसका क्या होता है, उत्पादन होता है। तो हम इसको एक एक करके जो है वो समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हो जाएगा शोध एवं क्या हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा। एक्सप्लोरेटरी क्या हो जाएगी, स्टेज हो जाएगी। किसी भी क्षेत्र विशेष में जब किसी भी बीमारी का संक्रमण फैलता है तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक उस क्षेत्र में प्राकृतिक या कृत्रिम जो एंटीजन है उसकी क्या करते हैं, पहचान करते हैं। अगर जंतुओं के माध्यम से या पक्षियों के माध्यम से, फलों के माध्यम से कोई भी संक्रमण जो है लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, तो चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम एंटीजन हो या रोगाणु हो,
उसकी सबसे पहले क्या की जाती है, पहचान की जाती है, राइट। फिर उस रोगाणु की पहचान होने के पश्चात उसका संश्लेषण कर प्रतिरक्षी प्रक्रिया को प्रेरित करने का जो है वो कार्य किया जाता है, राइट। और इसमें जो रोगाणुओं की वृद्धि है या उनका संग्रह है वो किया जाता है, और एक तरीके से रिकॉम्बिनेंट जो प्रोटीन है, राइट, जिसको डीएनए की तकनीक के द्वारा बनाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में जो बीमारी फैलेगी, सबसे पहले प्राकृतिक एवं कृत्रिम एंटीजन की पहचान करेंगे, फिर उसको कृत्रिम तरीके से जो है वो बनाया जाता है, या रिकॉम्बिनेंट जो है वो प्रोटीन, उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, राइट। और वो रोगाणुओं में कितनी वृद्धि कर सकता है या कैसे प्रेरित कर सकता है, इसका पूरा का पूरा अध्ययन किया जाता है, और रिकॉम्बिनेंट जो प्रोटीन है डीएनए की मदद से उसका निर्माण किया जाता है। फिर दूसरा हो जाएगा प्री क्लिनिकल, क्या हो जाएगी, ट्रायल हो जाएगी। जो संक्रामक बीमारियां हैं वो बहुत बड़ी जनसंख्या को प्रभावित कर सकती हैं, इसीलिए जो भी प्रोटीन, जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन तैयार किया जाता है, उसका परीक्षण सीधा मनुष्यों पर नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर कोशिका संवर्धन प्रणाली, राइट, कोशिका संवर्धन प्रणाली के माध्यम से सबसे पहले ये जो ट्रायल है वो चूहों पर, बंदरों पर और खरगोश इत्यादि पर किया जाता है, जिससे जो वैक्सीन की प्रभावकारिता है वो कितना प्रभावी है या नहीं है, इसकी हम जांच कर सकें, राइट। और इस चरण में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि उस वैक्सीन की प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न होती है या नहीं, राइट। इसीलिए जो चूहे हैं, बंदर हैं, खरगोश हैं, उनको संक्रमित किया जाता है, और उनका संक्रमण दूर करने के लिए फिर वैक्सीन जो है वो दी जाती है, राइट। इस तरीके से अगर ये चरण सफल हो जाता है तो फिर तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे, राइट। और अगर यहाँ पर जो है वैक्सीन से प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न नहीं होती है तो पुनः प्रथम चरण से फिर से जो है वो प्रयास किया जाता है। तीसरा जो चरण होता है वो होता है क्लिनिकल ट्रायल, और जो क्लिनिकल ट्रायल है वो वैक्सीन निर्माण का सबसे संवेदनशील और अहम क्या होता है, चरण होता है, क्योंकि इसमें जो ट्रायल होता है वो किस पर किया जाता है, मानव पर किया जाता है। तो कोशिका संवर्धन प्रणाली से ये जो परीक्षण है ये मानव शरीर पर किया जाता है, और इसमें भी परीक्षण जो है वो 3 फेजेज में होता है, राइट। पहला क्या हो जाएगा, फेज 1, राइट। जो क्लिनिकल ट्रायल है उसमें फेज 1 में वैक्सीन का इस्तेमाल छोटे समूह 20 से 80 लोगों पर ही जो है क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, और इससे देखा जाता है कि वैक्सीन का जो प्रभाव है वो मानव शरीर पर किस प्रकार से हो रहा है, और इसमें वैक्सीन की जो मात्रा है, डोज है या समय का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। जब फेज 1 पर हमको अपेक्षित परिणाम प्राप्त होते हैं तो फिर फेज 2 के ट्रायल किए जाते हैं। फेज 2 में जो मनुष्यों की संख्या है उसको बढ़ाकर अब 20 से 80 से जगह पर सैकड़ों की संख्या में जो है लोगों पर क्लिनिकल क्या किए जाते हैं, ट्रायल किए जाते हैं, और यहाँ पर जो डोजेस की मात्रा है उसमें भी परिवर्तन किया जाता है, समय अंतराल है उसमें भी परिवर्तन किया जाता है, और फिर वैक्सीन के जो अनुकूल हैं या प्रतिकूल प्रभाव हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। और ये जो फेज 2 है इसमें सभी आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं या नागरिक हैं उन पर ये क्लिनिकल ट्रायल होता है। जब इसमें भी हमको अगर अपेक्षित आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात ये अनुकूल साबित होता है और प्रतिकूल प्रभाव कम होते हैं, तो फिर फेज 3 का ट्रायल होता है, और इसमें हजारों लोगों या एक तरीके से कह सकते हैं कि अधिक संख्या में लोगों पर ट्रायल होता है, राइट। और इस ट्रायल में जो न केवल अल्पकालीन बल्कि इसके दीर्घकालीन प्रभावों का भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और यदि फेज 3 में भी आंकड़े, राइट, अनुकूल होते हैं तो फिर इसको नियामकीय जो समीक्षा है, रेगुलेटरी अप्रूवल है, उसके लिए भेज दिया जाता है, राइट। और जैसा कि आपको पता होगा कि दुनिया में जो है कोविड-19 की वैक्सीन बहुत लंबे समय से बन रही थी, लेकिन
कई जो ऐसी वैक्सीन्स हैं उन्होंने फेज़ 1 फेज़ 2 के जो है आंकड़े सरकार के समक्ष, WHO के समक्ष नहीं रखे हैं, इसलिए वजह से कई वैक्सीन्स को अभी भी रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला है। बल्कि अगर हम हमारी जो है कोवैक्सीन है उसको भी WHO ने, दरअसल भारत सरकार ने फेज़ 3 के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए थे, इसीलिए WHO ने उसको अप्रूव नहीं किया था। हालांकि अब तो जो है फेज़ 3 के आंकड़े भी सबमिट कर दिए गए हैं और उसका अप्रूवल भी WHO ने दे दिया है। इसीलिए आपको पता होगा कि जो फेज़ 3 के आंकड़े हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और फेज़ 3 के आंकड़ों से ही हमको पता चलता है कि वैक्सीन कितनी प्रभावी है, कितनी इफ़ेक्टिव है, उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है प्रभाव क्या है। फिर फेज़ 3 के आंकड़े जब अनुकूल होते हैं तो नियामकीय जो समीक्षा है, रेगुलेटरी रिव्यू एवं अप्रूवल के लिए उसको भेजा जाता है और हर एक देश में एक संस्था होती है जो कि उसका समीक्षा करती है और उसका अनुमोदन करती है। भारत के संदर्भ में कौन है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। तो DCGI जो है वैक्सीन का परीक्षण करता है, उसके सभी चरणों के जो डाटा है, राइट, या जो ट्रायल का जो डाटा है उसका समीक्षा किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और सभी आंकड़े यदि अनुकूल होते हैं तो फिर उसका जो है वो अनुमोदन किया जाता है और फिर उसके बाद में जो वैक्सीन है उसका निर्माण, मैन्युफैक्चर होता है और उसकी गुणवत्ता जो है नियंत्रित की जाती है। तो जब DCGI अनुमोदन दे देता है तो फिर वैक्सीन का जो है विनिर्माण, मैन्युफैक्चर किया जाता है और साथ ही साथ उस वैक्सीन की गुणवत्ता बनी रहे इसकी भी जो है वो निगरानी की जाती है और समय समय पर जो है विनियामक प्राधिकरण जैसे DCGI है उसके माध्यम से गुणवत्ता परीक्षण का कार्य भी किया जाता है और बड़े पैमाने पर जो वैक्सीन्स हैं उनका उत्पादन किया जाता है। अब अगर हम देखें इम्यूनाइजेशन में तो वर्तमान समय में प्रतिरक्षण से या इम्यूनाइजेशन से दुनिया में कई देशों को नियंत्रित किया जा चुका है, जिनको हम क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर समझेंगे। जैसे एक हो जाएगा संक्रामक रोग, जिसमें क्या हो जाएगा तपेदिक, जिसको ही क्षय रोग भी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। तो तपेदिक, टीबी या क्षय रोग, उसके वैक्सीन का नाम है BCG, बैसिलस कामेट गोवेरिन हो जाएगा और इसको इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। फिर क्या हो जाएगा पोलियो, तो जो पोलियो बीमारी है उसके लिए OPV, राइट, ओरल पोलियो वैक्सीन या पोलियो ड्रॉप्स जो है वैक्सीन से जिनको मुख के माध्यम से या बूंदों के माध्यम से जो है बच्चों को दिया जाता है। फिर हो जाएगा यहाँ पर डिप्थीरिया, राइट, गला घोंटू डिप्थीरिया हो जाएगा। फिर काली खांसी जिसको पर्ट्यूसिस या वूफिंग कफ कहा जाता है और टिटनिस। और वर्तमान समय में तो जो इम्यूनाइजेशन है या प्रतिरक्षण का क्षेत्र इतना विकसित हो गया है कि अब एक वैक्सीन से 3 बीमारियों की जो है इम्यूनिटी जो है जनरेट की जाती है। जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनिस के लिए एक ही वैक्सीन लगाई जाती है DPT, और DPT वैक्सीन से जो भी बच्चे हैं, राइट, वयस्क हैं, राइट, उनको ट्रिपल रोगों की जो है इम्यूनिटी प्राप्त हो जाती है। अर्थात DPT में D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्ट्यूटिस और T फॉर क्या हो जाएगा टिटनेस जो है ये वैक्सीन का नाम है। तो DPT मतलब डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और टिटनेस की वैक्सीन हो जाएगी। वहीं DT का मतलब डिप्थीरिया और टिटनेस की वैक्सीन, और इसको इंजेक्शन के द्वारा जो है दिया जाता है। फिर मीजल्स या खसरा, इसके लिए मीजल्स वैक्सीन है और ये भी इंजेक्शंस के द्वारा दी जाती है। फिर मीजल्स, खसरा, मीजल्स वैक्सीन। और टिटनेस के लिए टिटनेस टॉक्साइड TD जो वैक्सीन है वो इंजेक्शंस के द्वारा दी जाती है। और जब किसी भी व्यक्ति को जो है जंगग्रस्त लोहे से रोग लग जाता है तो वहाँ पर टिटनेस का जो वैक्सीन है वो दिया जाता है, राइट, ताकि उसको टिटनेस की बीमारी ना हो। फिर हो जाएगा यहाँ पर जॉन्डिस, जिसको पीलिया या हेपेटाइटिस कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर वैक्सीन हेपेटाइटिस B है तो हेपेटाइटिस B वैक्सीन हो जाएगी। हेपेटाइटिस A वैक्सीन ये भी इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया,
जब कभी भी कुत्ता काट लेता है या अन्य कोई जानवर काट लेता है तो वहाँ पर रेबीज़ के लिए एंटी रेबीज़ जो वैक्सीन है ARV, ये भी इंजेक्शंस के माध्यम से दी जाती है। फिर टाइफाइड जिसमें मोती जरा, मियादी बुखार, राइट, इसके लिए एंटी टाइफाइड वैक्सीन जो है वो दी जाती है और ये इंजेक्शंस के द्वारा दी जाती है, और जो ओरल वैक्सीन है वो मुख से दी जाती है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीजल्स खसरा, राइट, इसकी जो भी वैक्सीन है मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन, ये इसको हम इंजेक्शंस के माध्यम से दे सकते हैं। तो मीजल्स के लिए जो मीजल्स की वैक्सीन है या मम्स की वैक्सीन या रूबेला, ये वैक्सीन जो है वो दी जा सकती हैं। फिर मम्स और क्या हो जाएगा, कोविड, तो ये भी ट्रिपल वैक्सीन है, मीजल्स मम्स और रूबेला। इनके लिए जो MMR वैक्सीन दी जाती है, एक तो DPT वैक्सीन और यहाँ पर MMR, तो M में मीजल्स मम्स और रूबेला, इनकी जो ट्रिपल वैक्सीन है ये भी इंजेक्शन से दी जाती है। फिर चिकन पॉक्स छोटी माता, उसके लिए चिकन पॉक्स की वैक्सीन दी जाती है इंजेक्शन के द्वारा। येलो फीवर के लिए येलो फीवर वैक्सीन दी जाती है इंजेक्शंस के द्वारा। मेनिंजाइटिस जिसको दिमागी बुखार या ब्रेन फीवर भी कहते हैं, उसके लिए मेनिंजाइटिस वैक्सीन दी जाती है। और हैजा या कॉलरा के लिए कॉलरा वैक्सीन दी जाती है, ये भी इंजेक्शंस के द्वारा दी जाती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो वैक्सीन कैसे उत्पादित होती है, उसके कौन से चरण होते हैं, और वर्तमान समय में जो संक्रामक रोग हैं उनसे कौन कौन से टीके दिए जा रहे हैं, उनका नाम क्या है, विधि क्या है, इसको बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।